हाय गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी अच्छे से स्टडी चल रही होगी। आज दूसरा चैप्टर है, लेक्चर है, जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है ना, कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है वो डिस्कस करेंगे और 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। देखते हैं तंत्रिका ऊतक क्या होता है, यानी नर्वस टिश्यू है किसे कहते हैं, तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि सिस्टम जहाँ पे भी आ जाता है, इट मीन्स वहाँ पे अनेक अंग है वो काम कर रहे हैं। तंत्रिका नर्वस टिश्यू क्या होता है, तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं, कि ऐसी टिश्यू जो कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का काम करते हैं। यानी शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय का काम करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। समन्वय कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे, जैसे कि मैं चल रही हूँ, चलते चलते मैं गिर ना जाऊँ, है ना, चलते चलते मैं इधर गिर ना जाऊँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से मैं बोल रही हूँ, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो विभिन्न अंगों के बीच में जो समन्वय का काम करने वाले जो टिश्यू होते हैं उन्हें तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आपका आ जाए कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय एवं नियंत्रण का काम है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, नियंत्रण का या नियंत्रण एंड समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आगे पीछे आ सकता है, इनका काम है किसके द्वारा किया जाए, नियंत्रण का काम किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एंड ऑप्शन आ जाए आपके पास में तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, दूसरा ऑप्शन आ जाए एक नर्वस सिस्टम आ जाए, एंड आपका आ जाए जो मसल्स टिश्यू है, मसल सिस्टम है, जो आपका पेशीय ऊतक है ना। तो तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक, ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो इन दोनों को टिक करना है, ये दोनों इसका आंसर होंगे। यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का विभिन्न अंगों के बीच है, मसल्स जो टिश्यू है उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, जैसे कि आपने रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ की मैं ऐसे हाथ लगा रही हूँ, झट से ऐसे हाथ हटा रही हूँ, है ना। किसी गर्म चीज़ की ऐसे अपने को नहीं पता रहता है कि ये गर्म है ना। जैसे किसी कांटे पे पैर रख दिया हो और कांटा चुभा हो, तुरंत पैर हटा लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। तो इसमें क्या काम कर रहा है, हाथ रख रही हूँ, जैसे गर्म बर्तन के मैंने हाथ रखा, तुरंत हाथ हटा लिया, इट मीन्स मसल्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है ना। तो मसल्स और नर्वस जो टिश्यू होते हैं, इन दोनों का रोल होता है, तो दोनों आपको करने हैं, न कि अकेला तंत्रिका ऊतक। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं कि तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं वो डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका ऊतक। दूसरा सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिधीय कहा जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एंड तीसरा जो सिस्टम होता है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वो कहा जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन 3 भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में 3 भागों में जो है वो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी भाग सम्मिलित होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक भाग सम्मिलित होता है स्पाइनल कोड, और दूसरा भाग सम्मिलित होता है ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कोड, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या स्पाइनल कोड होता है, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है एंड ब्रेन को मस्तिष्क कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी तंत्रिकाएं आती हैं। कौन कौन सी तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं? एक होती हैं कपालीय तंत्रिकाएं एंड दूसरी होती हैं आपकी मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, ये 2 तंत्रिकाएं हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्रेनियल नर्व मेरु तंत्रिकाएं हैं, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपकी सम्मिलित होती हैं। देन जो नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें सम्मिलित होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप हिंदी में याद रखना चाहो, स्पाइनल कोड को मेरु रज्जु, ब्रेन को मस्तिष्क, कपालीय तंत्रिकाओं को क्रेनियल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि आपकी सिंपैथेटिक का मतलब होता है अनुकंपी, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और पैरा का मतलब है पैरा अनुकंपी सिंपैथेटिक तंत्र। तो पैरा अनुकंपी सिंपैथेटिक तंत्र, तो ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। तंत्रिका जो ऊतक होती है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मनुष्य की, ह्यूमन की या किसी दूसरे जीव की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल ही होती है। उसी प्रकार से हर एक सिस्टम की अपनी हर एक अलग यूनिट होती है। जैसे कि तंत्रिका ऊतक होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम की फंक्शनल जो यूनिट होती है एंड स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर जो यूनिट होती है, जो सेल्स होती है, उसे कहा जाता है न्यूरॉन। जैसे मैं अभी पिछला सिस्टम आपके सामने डिस्कस किया था, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका वो कहा जाता है। लेकिन एक स्पेसिफिक बात यह है कि शरीर की प्रत्येक सेल में विभाजन होता रहता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका है वो विभाजित होती रहती है। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग विभिन्न फेजेज आते हैं। सेल डिवीजन भी एक चैप्टर है जो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में है, डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक कोशिका विभाजित होती रहती है, लेकिन मेन बात यह है कि जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कभी भी विभाजित नहीं होती, कभी भी विभाजित नहीं होती। जन्म के समय एक बार बन जाती है, वो बनी ही रहती है। हाँ, उसमें मैच्योरिटी ज़रूर आती है तंत्रिका कोशिकाओं में, लेकिन वो विभाजित नहीं होती। और एक चीज़ ये है कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी सेल है, दैट इज न्यूरॉन। तंत्रिका है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सेकंड बात करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पर ही डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन की क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत हो जाना। नेफ्रॉन होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट और न्यूरॉन होती है आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डेंड्रोइड और एक पार्ट होता है साइटोन और एक पार्ट होता है एक्सोन। ये 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में। डेंड्रोइड कैसी स्ट्रक्चर होती है? डेंड्रोइड इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एक रफली डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करूं तो डेंड्रोइड में कुछ ऐसी प्रवर्ध हैं वो उभरे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे प्रवर्ध हैं वो उभरे हुए रहते हैं। डेंड्रोइड की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। कौन से डेंड्रोइड होते हैं जो ये उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं? ये होते हैं डेंड्रोइड। ये क्या होते हैं? ये डेंड्रोइड। डेंड्रोइड क्या होते हैं कि एक न्यूरॉन सेल में कुछ उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्रोइड कहा जाता है। ये क्या वर्क करते हैं, कार्य करते हैं? एक सेल से, एक न्यूरॉन सेल से सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन सेल तक ले जाने का काम करते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन सेल है, यहाँ पे ऊपर कोई दूसरी न्यूरॉन सेल होगी, उनसे उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे ये डेंड्रोइड है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ये काम डेंड्रोइड के द्वारा किया जाता है। देन मैं साइटोन की बात करूँ तो साइटोन है वो सेल का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग, न्यूरॉन सेल का मुख्य भाग साइटोन होता है। साइटोन न्यूरॉन सेल में कौन सा भाग होता है? दैट इज जो बीच वाला भाग होता है ये साइटोन कहलाता है। साइटोन में क्या उपस्थित होता है? परजेंट द न्यूक्लियस। परजेंट न्यूक्लियस परजेंट होता है साइटोन में, इसलिए सेल का मुख्य भाग होता है साइटोन। साइटोन में एक और चीज़ परजेंट होती है, वो आपकी परजेंट होती है निश्चल बॉडी, निश्चल कण हैं वो उपस्थित होते हैं साइटोन में। और ये निश्चल बॉडी है, निश्चल कण है, ये प्रोटीन के और आरएनए के बने हुए होते हैं। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पार्ट आता है एक्सोन का। एक्सोन कौन सा पार्ट होता है? जो ये साइटोन वाला पार्ट होता है, साइटोन का पार्ट एक लंबा प्रवर्ध बना देता है। ये साइटोन वाला पार्ट एक लंबा प्रवर्ध बना देता है और इस लंबे प्रवर्ध को कहा जाता है, क्या ये जो वाला भाग है, इस लंबे प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है जो आपका एक्सोन। इसे एक्सोन कहा जाता है। यानी साइटोन वाला जो पार्ट है वो एक लंबा प्रवर्ध होकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। एक्सोन को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिकांश, लेकिन आप इंग्लिश में याद रख लो तब बेटर रहेगा, सिंपल नाम है। एक्सोन क्या काम करता है? एक्सोन जो यहाँ से डेंड्रोइड ने दूसरे न्यूरॉन से सूचनाएं ली हैं, ये सूचनाएं यहाँ पे आपके विद्युत आवेग में कन्वर्ट होगी। जो रासायनिक सूचनाएं होती हैं वो विद्युत इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, विद्युत आवेग में ये कन्वर्ट होती हैं और विद्युत आवेग के थ्रू ये सूचनाएं हैं वो दूसरे न्यूरॉन, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन या मसल सेल्स ट्रीटमेंट में वैसे मसल सेल्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे न्यूरॉन या मसल सेल तक जो सूचनाएं जाती हैं, इन सूचनाओं को लेकर जाने का काम है वो एक्सोन करता है। यानी कि प्रेषक यानी मीडिएटर का काम, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक बीज के थ्रू, यानी कि कहाँ से होकर ये गुजर रही हैं, तो ये इंफॉर्मेशन है डेंड्रोइड तो दूसरे न्यूरॉन से लेकर के आता है, लेकिन एक्सोन है वो एक ही न्यूरॉन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। कौन? एक्सोन जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आवेग के रूप में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सेकंड एक जो स्ट्रक्चर होती है एक्सोन के ऊपर, वो स्ट्रक्चर होती है कि एक्सोन पे एक स्पेसिफिक सेल का एक और आवरण होता है। एक स्पेसिफिक सेल का एक और आवरण होता है और वो आवरण होता है आपकी स्वान सेल का। स्वान सेल का, यानी कि स्वान सेल है वो किस पे प्रेजेंट होती है? वो एक एक्सोन पे ही प्रेजेंट होती है। एक्सोन पे एक दूसरी कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, एक लेयरिंग पाई जाती है, एक कवर पाया जाता है। उन कोशिकाओं को कहा जाता है स्वान
कोशिकाएं, और इन श्वान कोशिकाओं पे एक और आवरण पाया जाता है अलग को, जिसे कहा जाता है माइलिन शीथ। इन श्वान कोशिकाओं पे एक और आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोशिकाओं में, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोशिकाओं में माइलिन शीथ प्रेजेंट ही हो। जिन न्यूरॉन की सेल में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है दैट इज़ मेडुलेटेड न्यूरॉन, और जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता उन्हें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। जिनमें माइलिन शीथ पाया जाता है उनमें विद्युत आवेग के प्रवाह की गति तेज होती है। अब देखिए यहाँ भी कुछ स्थान है वो खाली रह जाते हैं, यानी माइलिन शीथ है वो पूरे एक्सॉन पर प्रेजेंट नहीं है रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं श्वान सेल भी पूरे सेल पर प्रेजेंट नहीं होती, माइलिन शीथ पूरे सेल पर प्रेजेंट नहीं होता, बीच बीच में कुछ जगह रह जाती हैं। इन जगहों को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इन जगहों को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, जिसकी वजह से कि विद्युत आवेग होता है वो तेज़ी से जो रासायनिक जो सूचनाएं होती हैं पहले रासायनिक रूप में होती हैं, देन वो इलेक्ट्रिक रूप में हो जाती, कन्वर्ट हो जाती हैं, वो तेज़ी से मूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट जो इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है, एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट, यहाँ तक सूचनाएं चली जाती हैं और यहाँ पे एक घटना है वो गठित होती है, वो घटना गठित होती है एक, दैट इज सिनेप्सिस। उसे कहा जाता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। जहाँ ये न्यूरॉन से सूचनाएं यहाँ पे आ रही हैं एक्सॉन में, जो एक्सॉन के टर्मिनल वाले पार्ट में, एक्सॉन के टर्मिनल वाले पार्ट में ये सूचनाएं इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई मसल सेल या दूसरा न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मसल सेल या कोई दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। अब वहाँ पे उनमें सूचनाओं को लेकर जाना है, तो ये एक क्या काम करेंगे, ये सूचनाएं यहाँ पे ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है, एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट है, वो दूसरे न्यूरॉन से किससे जुड़ा हुआ होता है, एक रासायनिक बंध से ये जुड़ा हुआ होता है, केमिकल बॉन्डिंग से ये जुड़ा हुआ होता है। और इनमें जो रासायनिक जो आपका बोल सकते हो एसिटिलकोलिन नामक जो रसायन होता है वो यहाँ पे सिक्रेट होता है, एंड यहाँ पे जो ये एक क्लेफ्ट का निर्माण हो जाता है, यानी एक्सॉन के टर्मिनल वाले भाग पे और दूसरे न्यूरॉन या मसल्स के जो इनिशिएटर यानी सिरे वाले भाग पे, प्रारंभिक सिरे पे एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, दैट इज सिनेप्ट कैविटी। उसे बोलते हैं सिनेप्टिक कैविटी है उसे कहा जाता है। और जब ये यहाँ पे रासायनिकों का विमोचन होता है तो ये घटना कहलाती है सिनेप्सिस। ओके, ये जो है वो न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन का ये पार्ट होता है। देन इसकी फंक्शनल यूनिट है वो नर्वस सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है इसके बारे में डिस्कस किया। देन नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जो न्यूरॉन होती है उसके बारे में कि डेंड्रोइड क्या होते हैं, साइटोन क्या होता है, साइटोन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज बाद में जो एक्सॉन है, एक्सॉन का कैसे क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे जो रासायनिक सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग में कन्वर्ट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो इनका नर्वस सिस्टम का जो भाग है, स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, इनके ब्रेन के क्या काम होते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा भाग है वो प्रेजेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।